नमस्कार। दैनिक रणघोष आप सभी का स्वागत करता है। ये कहानी दो किरदारों की है। एक तरफ राहुल घोषलिया, एक मासूम सपनों से भरा राजस्थान का बेटा जो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता था। संघर्ष, बीमारी और परदेश की ठंडी गलियों में जीवन से जूझता एक युवा जिसके हर सांस के साथ एक पूरा परिवार टूट रहा था। और दूसरी तरफ उपेन यादव, वह इंसान जो शाहपुरा के हर व्यक्ति, हर परिवार के साथ खड़ा रहता है, राहुल के परिवार की ढाल बनकर खड़ा हो गया। साहस, जज्बे और मानवीय संवेदना से भरा वह चेहरा जिसने इस असंभव दिखने वाले मिशन को अपना व्यक्तिगत दायित्व बना लिया और संभव कर दिखाया। एक तरफ डर, आंसू, अनिश्चितता और मौत से लड़ाई, दूसरी तरफ भरोसा, हिम्मत, राजनीतिक प्रयास, लगातार भाग दौड़ और हर दरवाजे पर दस्तक देने की जिद। यह कहानी सिर्फ राहुल और उपेन की नहीं है। यह मानवता की जीत, आशा की लौ और उस स्नेह का स्वरूप है जो किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जहां एक युवा जीवन बचाने की उम्मीद में हर दिन बुझता जा रहा था, वहीं एक नेता, एक भाई, एक संरक्षक हर संभव कोशिश कर रहा था कि वह लौ फिर जल सके। दो किरदार, एक संकट में, दूसरा संकल्प में। दो रास्ते, एक अस्पताल की मशीनों से बंधा, दूसरा मंत्रियों, दफ्तरों और कागजी दीवारों से लड़ता हुआ। और इन दोनों के बीच जन्म लेती है यह आशा, संघर्ष और मानवता की अद्भुत कथा। शाहपुरा के नयाबाज की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव है। वहीं उसी गांव की मिट्टी से जुड़ी एक साधारण सी चौखट जिसमें बंशीधर, उनकी पत्नी, 7 बेटियां और सबसे छोटा बेटा राहुल रहते थे। बंशीधर ने 15 साल तक देश की सेवा की और रिटायर होकर घर लौटे। जल्दी रिटायरमेंट लेने के पीछे का कारण परिवार की जिम्मेदारी रही। रिटायरमेंट से लेकर अब तक पेंशन और खेती ही इस घर की अर्थव्यवस्था है। पेंशन कम थी, खेत छोटी सी उपज देते थे, पर बंशीधर ने बेटियों की शादी, पढ़ाई और नाम नम्रता के लिए कभी पीछे नहीं हटे। 7 बेटियों की धूमधाम से शादी कराना, हर बेटी की पढ़ाई लिखाई कराना, यह सब त्याग और मेहनत का फल था। मां ने घर संभाला, बहनों ने अपनी खुशियां पीछे रखीं और राहुल, उन सब का इकलौता बेटा, घर की आखिरी उम्मीद बन गया। राहुल बचपन से ही संजीदा, पढ़ाकू और संस्कारी था। गांव के स्कूल से 11वीं तक पढ़कर उसने बड़ी मेहनत से नीट की तैयारी की। पिता ने कर्ज करके उसको कोचिंग भेजा। मां ने त्याग किया, पर एक बार परीक्षा में सफलता नहीं मिली। हार नहीं मानी, लेकिन विकल्प ढूंढने पड़े। कई साथी सुझाव देने लगे कि कजाकिस्तान की कारागांडा मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर ले, और परिवार ने तब हौसला देकर लगभग 40 लाख का इंतजाम करके लगभग 2019 में राहुल को विदेश भेजा। वहां उसका सबसे निकट सहपाठी और दोस्त सुरेंद्र लांबा बन गया। राहुल त्योहारों पर घर आता, राखी पर बहनों के हाथों कलाई पर बंधी राखी की गर्मी लेकर वह लौटता और उसी वादे की ताकत से फिर पढ़ाई में डूब जाता। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। बहनों की दुआएं, उसका संघर्ष और इन्हीं भावनाओं के सहारे वह धीरे धीरे अपनी मंजिल के अंतिम वर्ष तक पहुंच गया। जनवरी 2025 में घर से आई खबर ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। राहुल के पिता को पैरालाइसिस हो गया। पिता का शरीर जवाब देना बंद कर चुका था। उन्होंने अब बोलना चलना बंद कर दिया था। राहुल को सब कुछ छोड़कर लौट आने का मन हुआ, पर बहनों ने कहा कि वह अपने सपने पर टिके रहे, हम संभाल लेंगे। पिता की आंखों में भी बस एक ही आशा थी, बेटा डॉक्टर बने। यह पीड़ा राहुल के लिए भी असहनीय थी, पर उसने परिवार की जिम्मेदारी और बहनों की ममता को देखकर पढ़ाई जारी रखी। रोज रात 9 बजे घर में फोन की घंटी बजती। मां भागी भागी आती, फोन उठाती और राहुल मां से पापा की तबीयत पूछता। पर 7 अक्टूबर 2025 को जब राहुल का फोन आया तो उसकी आवाज आज कुछ अलग थी। उसने कहा कि मां, सिर में हल्का दर्द है। मां ने कहा, बेटा थोड़ा आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। अगले दिन 8 अक्टूबर को वह लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते अचानक दर्द से रोने लगा। दोस्तों और यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने तुरंत प्राथमिक इलाज किया और फिर
स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, पर परिवार को जिस चीज ने सबसे ज्यादा झकझोर दिया वह यह थी कि हॉस्पिटल ने पारदर्शी तरीके से मेडिकल रिपोर्ट और इलाज का विवरण नहीं दिया। मिलने जुलने में भी अड़चन आई। दोस्तों ने परिजनों को सूचना दी कि हालत गंभीर है, पर कागजी और भाषा की दूरियां, हॉस्पिटल की प्रक्रियाएं और यूनिवर्सिटी का व्यवस्थित संचार न होना ऐसी बाधाएं थीं जिन्होंने परिजनों की बेचैनी बढ़ा दी। 9 अक्टूबर की रात तक राहुल बोल रहा था। 9 और 10 अक्टूबर की मध्यरात्रि में उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और वह कोमा में चला गया। परिजन डर के मारे विचलित थे। वहां से लिया गया पहला बड़ा निर्णय यह हुआ कि राहुल को भारत लाया जाए, क्योंकि यहीं बेहतर और भरोसेमंद इलाज मिल सकेगा। पर एयरलिफ्टिंग का खर्च लगभग 70 लाख बताया गया, जो किसी भी तरह से परिजन उठा नहीं सकते थे। यहां से मामला सार्वजनिक हुआ। कजाकिस्तान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने, खासकर सुरेंद्र और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की कि राहुल को भारत भेजा जाए, क्योंकि स्थानीय इलाज पर उनके मन में भरोसा नहीं था। यह मुहिम तेजी से वायरल हुई और हजारों लोग इसमें जुड़ गए। छात्रों की पोस्ट, वीडियो कॉल्स और अनुरोध इकट्ठे होते गए। पर फिर प्रश्न उभरे, कौन इस मिशन को नेतृत्व करेगा? किसके पास प्रशासनिक पहुंच है? किसके कदम तेज और ठोस हैं? परिवार सबके पास गया, अधिकारियों से मिला, बड़े बड़े नेताओं से मिला, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। सबका जवाब यही था, कुछ करते हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ ने थोड़े बहुत फोन घुमाए और कहा, हम जवाब मिलते ही बताते हैं। आखिरी उम्मीद और पीछे छूटती हताशा को सीने में दबाए 11 अक्टूबर की सुबह राहुल के परिजन रामस्वरूप, पुनिया और ताराचंद चौधरी व राहुल के जीजा महेंद्र चौधरी मनोहरपुर के भाजपा प्रधान कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उपेन यादव से हुई। और यही वह क्षण था जब एक टूटते परिवार को पहली बार किसी मजबूत कंधे का सहारा मिला। परिजनों ने पूरा दर्द, पूरा संघर्ष, पूरा खर्च और पूरा अनुरोध सामने रख दिया कि राहुल को सरकारी प्रक्रिया से कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट कर जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया जाए। उपेन ने बिना एक पल गंवाए कलेक्टर साहब को फोन लगाया और तुरंत प्रशासनिक पहिए तेज कर दिए। 11 अक्टूबर को कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजा। 12 को मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने विदेश मंत्रालय को औपचारिक पत्र भेजा। 14 अक्टूबर को उपेन खुद गृह सचिव से मिले और अधिकार पत्र सहित हर जरूरी दस्तावेज की व्यवस्था करवाई। इसी दौरान उनके निर्देश पर राहुल के जीजा महेंद्र चौधरी और खेमचंद कजाकिस्तान की कारागांडा यूनिवर्सिटी रवाना हुए, ताकि जमीन पर असल स्थिति परिवार तक पहुंचा सकें। उधर शाहपुरा में नारायण पार्क पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में राहुल की वतन वापसी को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने आवाज उठाई। उसी समय उपेन, जो जयपुर में राहुल के परिवार के कुछ लोगों के साथ उसकी वापसी लिए प्रशासनिक भागदौड़ में लगे हुए थे, धरना स्थल पर पहुंचे और सबको भरोसा दिया कि सरकार कदम उठा चुकी है। उनकी इस बात पर पहली बार राजनीतिक विचारधाराएं धुंधली पड़ी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महेंद्र चौधरी ने मतभेद भुलाकर उपेन के नेतृत्व में इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया। 2 जनप्रतिनिधियों का इस तरह एकजुट होना अपने आप में दुर्लभ था, पर राहुल को घर लाना सबसे ऊपर था। उपेन यादव के कहने पर धरना समाप्त हुआ और परिजन व ग्रामीण दिल्ली रवाना हुए, जहां 14 और 15 अक्टूबर को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात हुई। वहीं इस मुलाकात ने पूरे मिशन को नई दिशा दे दी। जैसे ही मंत्री मेघवाल को राहुल की हालत और परिवार की व्यथा बताई गई, उन्होंने न सिर्फ मामले को गंभीरता से लिया, बल्कि परिजनों को भरोसा दिलाया कि राहुल हर हाल में भारत वापस आएगा और उसका इलाज यहीं सर्वोत्तम रूप से कराया जाएगा। मेघवाल ने तत्काल विदेश मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक सभी स्तरों पर बात की, आवश्यक औपचारिकताओं को तेज करवाया और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई। उनका यह मानवीय सहयोग और त्वरित हस्तक्षेप राहुल के परिवार के लिए कठिन समय में एक अद्भुत संबल बन गया। वह सहायता जो सचमुच अतुलनीय है।
16 अक्टूबर को दूतावास द्वारा आईसीयू बेड कंफर्मेशन के लिए मेडिकल दस्तावेज मांगे गए, अधिकार पत्र और आय प्रमाण पत्र पूरे हुए और जन सहयोग से 16 लाख रुपए जुटे। केंद्र सरकार से लगभग 36 लाख की मंजूरी मिली और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जन सहयोग से 18 लाख की अलग से सहायता मिली। इन सब के बीच बड़ा सवाल भी उठता रहा, एयरलिफ्टिंग में देरी क्यों हुई? 18 अक्टूबर को उम्मीद थी कि राहुल भेज दिए जाएंगे, पर कारण स्पष्ट न होने से परिवार बेचैनी में पड़ा रहा। वही 17 अक्टूबर की वह लंबी और बेचैन रात उपेन यादव कभी नहीं भूल पाएंगे। राहुल की अगली सुबह भारत वापसी तय थी, इसलिए पूरी रात जागते रहे, कभी खिड़की की ओर देखते, कभी आसमान की तरफ। लेकिन सुबह होते ही जब खबर मिली कि आज राहुल नहीं आएगा, तो जैसे भीतर तक हिल गए। बेचैनी बढ़ गई, दिल भारी हो गया और बिना एक पल की देर किए वे तुरंत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी, ताराचंद चौधरी, नगर परिषद शाहपुरा के उपसभापति और कांग्रेस नेता राजेंद्र सारण, रामस्वरूप पुनिया के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पूरे हालात विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बताए। मंत्री मेघवाल ने पूरा मामला सुनते ही तत्काल फोन उठाया। विदेश मंत्रालय से लेकर संबंधित सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जहां जहां अड़चनें थीं, जहां जहां कमी थी, सब हटाने के आदेश दिए और यह सुनिश्चित किया कि राहुल के एयरलिफ्ट मिशन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। इसके बाद मंत्री मेघवाल ने उपेन यादव को आश्वस्त करते हुए कहा, राहुल को 20 अक्टूबर को जयपुर एयर एम्बुलेंस के जरिए भारत लाया जाएगा। यह सुनकर उपेन यादव की आंखों में पहली बार राहत की हल्की चमक आई। इसके बाद वे तुरंत शाहपुरा लौट आए। मन में अब भी तनाव था, लेकिन भरोसा भी था कि राहुल जल्द ही अपने देश की मिट्टी पर होगा। अंततः 20 अक्टूबर की शाम, दीपावली की रात, एयर एम्बुलेंस जयपुर उतरी और राहुल को सीधे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं खड़े थे उपेन यादव, शांत, दृढ़ और उस वादे पर अडिग जो उन्होंने राहुल की बहनों से किया था। उसी सुबह जब वे जयपुर के लिए निकले थे, उनकी नन्ही बेटी पीहू ने दिवाली पर पापा को रोकते हुए पूछा था, मेरे पटाखे कौन लाएगा? और उपेन ने मुस्कुराकर कहा था, पहले एक भाई को घर लाना है, फिर पटाखे। उस रात जब देश दीपावली के दियों में डूबा था, लोग मिठाइयां बांट रहे थे, उपेन यादव एयरपोर्ट के रनवे पर और एसएमएस अस्पताल के गलियारों में दौड़ते हुए उस परिवार का हाथ थामे खड़े थे। बाहर कहीं पीहू छोटी सी फूलझड़ी हाथ में लिए पापा का इंतजार कर रही थी और अंदर एक नेता अपने कर्तव्य से बड़ी कोई दिवाली नहीं मना रहा था। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर दिनेश गोरा और उनकी टीम ने हर संभव प्रयास किया। 27 अक्टूबर को राहुल का कुछ मूवमेंट हुआ और परिवार को उम्मीद जगी, पर वह उम्मीद स्थायी नहीं रही। डॉक्टरों ने कहा कि ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं है और पूरी तरह से प्रत्याशित नहीं है। इस बीच अस्पतालों और विश्वविद्यालय के कागजातों की कमी, कजाकिस्तान हॉस्पिटल द्वारा न दे पाए गए ऑन रीजनल मेडिकल रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी द्वारा अब तक नहीं भेजने वाली मार्कशीट और एजेंटों के अस्पष्ट व्यवहार की तरफ परिवार का गुस्सा बढ़ता गया। राहुल के जीजा महेंद्र चौधरी और खेमचंद जो वहां गए थे, उन्हें भी सही तरीके से मिलने की अनुमति नहीं मिली। यह बात उपर्युक्त प्रश्नों को और तीखी बनाती थी। परिजन पूछते रहे कि एजेंटों ने क्या जिम्मेदारी निभाई? क्या बस फीस लेकर उनका काम खत्म हो गया? क्यों यूनिवर्सिटी ने सीधे तौर पर संपर्क नहीं किया? क्यों हॉस्पिटल ने इलाज का पूरा रिकॉर्ड और टाइमलाइन परिवार को नहीं दिया? और प्रेमचंद भंडारी की वह भूमिका जिसमें उन्होंने आधा खर्च उठाने का वादा किया था, क्या वह पूरा हुआ? इन सब सवालों ने भावनात्मक कटुता के साथ साथ कानूनी और नीतिगत विमर्श को जन्म दिया। शाहपुरा से लेकर पूरे राजस्थान तक राहुल की सलामती के लिए जो दुआएं उठीं, वह दृश्य अपने आप में अद्भुत था। सड़क किनारे ऑटो चलाने वाला भी उसी बेचैनी में था जो बड़े कारोबार करने वाले लोगों के दिलों में थी। चाय की दुकान पर बैठा गरीब मजदूर भी हर घड़ी यही पूछता, राहुल कब आएगा? अब कैसे है? और शहर के प्रतिष्ठित परिवार भी
उसी चिंता में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आते। ये कोई साधारण इंतजार नहीं था, ये पूरे समाज की सामूहिक धड़कन थी जो एक ही अरदास करती थी कि राहुल सकुशल लौट आए, जल्द ठीक हो जाए और फिर मुस्कुराकर खड़ा हो जाए। उपेन यादव हर दिन अस्पताल जाते रहे, चाहे रात कितनी ही गहरी क्यों ना हो या दिन कितना भी व्यस्त। उनके कदमों में कभी थकान नहीं दिखी, क्योंकि उनका व्यवहार हर बार यही साबित करता था कि वे यह सब किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे। यह उनके दिल का वादा था, उनका व्यक्तिगत संकल्प था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक राहुल भारत नहीं लौट आता और उसे सही इलाज नहीं मिल जाता, मैं सांस भी चैन से नहीं लूंगा। इन कदमों की वजह से प्रशासन ने जल्दी निर्णय लिया, पैसे से जुड़ी मंजूरियां हुई और दूतावास के समन्वय से एयरलिफ्टिंग का मार्ग खुला। पर देरी और कागजों में खींचतान ने समय निकाला। समय वह चीज है जो स्वास्थ्य में कई बार निर्णायक होती है। इसी बीच राहुल का हालचाल जानने के लिए कई बड़े नेता और अधिकारी अस्पताल आते जाते रहे, जिनमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रमुख रहे। अंततः वह हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 2 नवंबर की दोपहर वह खबर आई जिसने पूरे परिवार, पूरे गांव और उन तमाम लोगों को भीतर से हिला दिया जो कई दिनों से दुआओं में डूबे थे। राहुल ने आखिरी सांस ले ली। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन फेलियर, बस एक वाक्य और पूरा संसार जैसे रुक गया। मां मंदिर के दरवाजे से चिपककर हाथ जोड़कर रो पड़ी। उनकी आवाज में वह पीड़ा थी जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते। बहनों के सपने, उनकी राखी की उम्मीदें एक ही पल में टूटकर बिखर गईं। पिता की आंखों में एक ऐसा खालीपन उतर आया जिसमें न रोने की ताकत थी, न बोलने की, बस एक मौन जो भीतर से चीर कर रख देता है। और इसी टूटे हुए माहौल में एक सच्चाई सबके सामने खड़ी थी। राहुल अब सिर्फ राहुल नहीं रहा, वह अमर हो गया। एक ऐसा बेटा जिसे पूरे देश ने जान लिया, जिसकी जंग को सबसे छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक हर किसी ने महसूस किया। लेकिन इस अमरता के पीछे एक परिवार का दर्द था जिसे कोई नहीं देख पाता। अब वह पिता किनके सहारे अपना बुढ़ापा काटेंगे? कौन उन्हें उस सुकून भरी आवाज में पापा चिंता मत करो कहकर गले लगाएगा? वह मां किसका दुलार करेगी? किसके माथे पर हाथ रखकर दुआएं देगी? और वे 7 बहनें किसके लिए राखी के धागे बचाकर रखेंगी? किस भाई से वादा लेंगी कि हमेशा साथ रहना? हर सवाल एक तीर की तरह चुभता चला जाता है। राहुल का जाना केवल एक परिवार की हानि नहीं, यह उन अनगिनत सपनों का टूटना था जो उसने अपनी आंखों में संजोए थे। पर यही दर्द एक सच्चाई भी बन गया। राहुल की याद, उसका संघर्ष, उसकी मासूम हिम्मत अब हमेशा जिंदा रहेगी। राहुल अमर हो गया। राहुल के इलाज के दौरान उपेन यादव ने राहुल की बहनों से एक ऐसा वादा किया जो किसी नेता का नहीं बल्कि एक भाई का वादा था। उन्होंने कहा, आप मेरी भी बहनें हो। जिस दिन, जिस पल, जैसी भी जरूरत पड़े, मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। यह वादा सिर्फ आज का नहीं, जीवन भर का है। उनके इन शब्दों में राजनीति की चालाकी नहीं, बल्कि एक बड़े भाई का स्नेह और एक जिम्मेदार इंसान की संवेदनशीलता थी। उन्होंने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश की। फोन, मंत्रियों से संपर्क, कागजी प्रक्रिया, ऑन ऑक्सीजन रिपोर्ट, दस्तावेज, यात्रा अनुमतियां और यहां तक कि आधी रात को भी परिवार को सांत्वना देने पहुंच जाना। राहुल के परिजनों के लिए वे नेता नहीं रहे, वे उम्मीद का सहारा, हौसले की आवाज और भरोसे का स्तंभ बन गए। भावनात्मक स्तर पर देखें तो राहुल की कहानी सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है, यह उन असंख्य परिवारों की आवाज है जो विदेशी शिक्षा के लालच और एजेंसी केंद्रित प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं। यह कहानी रोती है, गुनगुनाती है और गुस्सा करती है, क्योंकि एक बेटा चला गया
और पीछे रह गए सवाल बदलाव की पुकारें। क्या कोई नियंत्रक संस्थान नहीं है जो एजेंटों और यूनिवर्सिटीज को निगरानी में रखे? क्या विदेश में इलाज के मामले में एक त्वरित ट्रांसपेरेंसी चैन नहीं होना चाहिए? ये भावनात्मक और नीति स्तरीय सवाल राहुल की जाती हुई सांस के साथ और तीखे हो उठते हैं। राहुल को वापस लाने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ने भाजपा नेता उपेंद्र यादव पर आरोप लगाए कि उनका योगदान सिर्फ दिखावे का था, वास्तविक मदद का नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए दैनिक रणघोष ने सीधे राहुल के परिवार से बात की और जो जवाब उनके घर से मिला वह विपक्ष के आरोपों से बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। पूरी सच्चाई आप इसी वीडियो में देखेंगे। मैं राहुल घोषलिया की बहन जो उपेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे इतने कठिन समय में साथ दिया और उन्होंने इतनी मदद की जो हमारी आशा के भी बहुत ही ऊपर है। हमें इतनी आशा नहीं थी कि उपेंद्र जी के साथ हमें इतना साथ मिल जाएगा। उन्होंने जयपुर, दिल्ली, जहाँ भी जाना रुकना हुआ रुके हमारे साथ। उन्होंने इतनी मदद की है कि मेरे लिए बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। हम राहुल का पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार यहाँ से हमारे सातों बहनों का ही परिवार समझ लो, एक तरफ से जीवन भर उपेंद्र जी का ऋणी रहेंगे। मेरे माता पिता की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं पुनः बार उपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे भाई को कजाकिस्तान से जयपुर लाकर उसका इलाज करवाने तक लास्ट टाइम तक उन्होंने इतना साथ दिया है कि उन्होंने त्यौहार तक भी नहीं मनाए हमारे साथ साथ। मैं उन्हें बार धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरा भाई तो इस ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन मैं उपेंद्र जी का कभी भी एहसान उनका ये जो उन्होंने इतना सहयोग किया है मेरे भाई के लिए, उसके लिए मेरे पास शब्द ही कम। उन्होंने मेरा भाई बनकर कि बहन मैं राहुल को लेकर इंडिया वापस लाकर ही दिवाली मनाऊंगा, ये करूंगा, इतना तक मुझे आश्वासन दिया। और यह आश्वासन ही नहीं है मेरे लिए, उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसको पूरा किया है। मैं बार उपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं जितना बोलूँ उतना कम है उपेंद्र जी के।